तो मार्वल एनिमेशन की तरफ से योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का ट्रेलर आधी रात में लॉन्च कर दिया गया। अब बारी है इसके ब्रेकडाउन की, लेकिन इससे पहले जो हमने व्हाट इफ सीजन 3 में कुछ अजीब चीजें देखी हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। अपना ज्यादातर मुद्दा कैंग ही रहता है, तो हम कैंग के ही रेफरेंस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले एजेंट कार्टर के पास ये जो कैंग की टाइम चेयर है, इसको इतना इजीली कैसे दिखा दिया व्हाट इफ में। इसका रीजन मैंने ढूंढने की कोशिश की तो हमारे सामने कुछ ऐसा आया कि काउंसिल ऑफ कैंग्स को एक्साइल ने खत्म कर दिया है, जिसमें कैंग द कॉन्करर भी था, और ये टाइम चेयर कैंग को मारने के बाद एक्साइल ने ले ली। लेकिन यहाँ फिर वही सवाल आता है कि ये सब हुआ कैसे। हम समझ सकते हैं कि मार्वल लाइव एक्शन में कैंग और उनके वेरिएंट को नहीं दिखाना चाहता, तो क्या कैंग के साथ वो एनिमेशन में भी यही करेगा। दूसरी बात, टाइम चेयर क्वांटम रेल्म में पड़ी है और क्वांटम रेल्म से एक्साइल के पास आने तक की इस टाइम चेयर की जर्नी को ये दिखा सकते थे, जो इन्होंने दिखाना सही नहीं समझा। वही बात रह गई मल्टीवर्स की सबसे धाकड़ टीम की जो एक्साइल है। इसमें मार्वल की नारी शक्ति है और ऐसा ही हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं और इसके परिणाम तो हम जानते ही हैं। इन सब के अलग एक और मुद्दा है कि जहां डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने लिए एक यूनिवर्स बनाया था और उसकी टाइमलाइंस जिस हिसाब से काम कर रही थी, मतलब सेक्रेट टाइमलाइन से भी अलग होकर वो खुद ही अपना एक मल्टीवर्स क्रिएट कर रही थी, तो सेम ऐसा ही कैंग ने किया है कॉमिक्स में इमोर्टस को कैद करने के लिए, और उसने इस तरह की टाइमलाइंस को बोला है वाइल्ड टाइमलाइन। और अब मार्वल ने इन सारी चीजों को लेकर ये कंफर्म कर दिया है कि आगे एमसीयू में हमें द एक्साइल्स देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पर इन सारी चीजों का एक्सप्लेन तो कर सकता हूँ कि एक्साइल क्या है, कि फाइनल एपिसोड में क्या हुआ, लेकिन ये कहना काफी मुश्किल हो रहा है कि ये सीक्रेट्स वॉर के लिए कितना जरूरी है या ये एमसीयू के सिनेमैटिक यूनिवर्स में कहाँ टेक प्लेस करता है। फिलहाल ये मुद्दा काफी गंभीर है और इस पर हम किसी और वीडियो पे बात करेंगे। अभी के लिए स्पाइडरमैन ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते हैं, और आज के इस ब्रेकडाउन में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसकी मदद से आप इस सीरीज को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। इसीलिए आखिरी तक बने रहना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो ये जो स्पाइडरमैन सीरीज का एनिमेशन है, ये स्टीव डिट्को के कॉमिक बुक के कलाकृति जैसा है। मतलब उन्होंने जिस ढंग से कैरेक्टर को बनाया था उसको वैसे ही एनिमेशन में दिखाने की कोशिश की गई है, और ये काफी हद तक काम भी कर रहा है। वही जो सीरीज की स्टोरी लाइन है, इसमें कई सारे कैरेक्टर्स को भी रखा गया है। हमने कैप्टन अमेरिका और नॉर्मन ऑसबॉर्न को देखा, हैरी ऑसबॉर्न भी इसमें देखने को मिला, और जो पिछली साल D23 में फोटो शेयर किया गया था उसमें न जाने कितने सारे कैरेक्टर्स थे। और इस फोटो में आप देख सकते हो कि आयरन मैन है, डॉक्टर स्ट्रेंज है, किंग पिन, डेयरडेविल, डॉक्टर ऑक्टोपस, स्कॉर्पियन और ये यहाँ पर सरदार जी। इसके अलावा नए कैरेक्टर्स भी हैं जिनको हमें समझना है, जैसे ये निको, जिसको हमने मार्वल की रनअवे सीरीज में देखा है, और ये कैरेक्टर इस सीरीज में लाइमलाइट में रहने वाली है। इसके अलग एक और फोटो शेयर हुआ था जहां हमने डॉक्टर स्ट्रेंज और वैनम को देखा। कायदे में देखा जाए तो इस सीरीज को स्पाइडरमैन की कॉमिक बुक बनाने की कोशिश की जा रही है, जहां उसके साथ कई सारे कैरेक्टर का इंटरेक्शन होता है। शुरुआत में जब इस सीरीज को अनाउंस किया गया था तब हमें बताया गया कि ये टॉम हॉलैंड की एक प्रोलूड सीरीज होगी, लेकिन बाद में चीजें धीरे धीरे बदलती गई और अब इसको किसी दूसरे अल्टरनेट यूनिवर्स की कहानी पर सेट कर दिया है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो टॉम हॉलैंड की कहानी से मिलती जुलती होंगी, और इस सीरीज की तरफ से जितना भी हमें कुछ देखने को मिला है उसे देखकर बस यही समझ में आ रहा है कि टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन का लाइव एक्शन का ये अल्टरनेट वर्जन है। मतलब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा 616 का लाइव एक्शन स्पाइडरमैन है, ये इसकी दूसरी अल्टरनेट कहानी है। इसके कई सारे रेफरेंस मिले हैं जिस पर हम आगे भी बात करेंगे। फिलहाल अब तो ये ऑफिशियल कंफर्म है कि ये टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन का प्रीलूड तो नहीं है। वहीं जो इसमें हमें कैरेक्टर दिखाए जाएंगे उनके मेन एक्टर इसमें आवाज दे रहे हैं, जैसे डेयरडेविल के लिए चार्ली कॉक्स, किंग पिन के लिए विंसेंट, डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए बेनेडिक्ट कम्बरबैच। यहाँ पर एक चीज और भी नोटिस करने वाली है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को जिस हिसाब से यहाँ दिखाया गया है वो बिल्कुल स्टीव डिट्को जैसे हैं। इसके अलग कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के लिए उनके ओरिजिनल एक्टर आवाज नहीं दे रहे हैं। कोलमैन डिबिंगो, जिनको लेकर र्यूमर सामने आ रहे थे कि वो आगे कैंग द कॉन्करर के रोल को प्ले करेंगे, वो यहाँ ग्रीन गॉब्लिन के लिए आवाज दे रहे हैं। तो क्या ग्रीन गॉब्लिन को ब्लैक गॉब्लिन कहा जा सकता है? फिलहाल कैंग की तरह इस कैरेक्टर की पैदाइश को बदला गया है, देखते हैं कैसे काम करता है। फिलहाल इन सब में एक नोटिस करने वाली बात यह है कि जैसे सिविल वॉर में आयरन मैन ने रोल प्ले किया था स्पाइडरमैन के लिए, वैसे ही नॉर्मन ऑसबॉर्न इस सीरीज में इस स्पाइडरमैन के लिए करते नजर आएंगे। जैसे यहाँ पर पीटर के लिए वैसे ही सूट का ऑफर देना जैसे टोनी स्टार्क ने सिविल वॉर में दिया था, और घर पे जाकर आंट मे के सामने पीटर को अपनी टीम में शामिल करना, ये भी आयरन मैन की जगह पर ही हो रहा है। वहीं इस नॉर्मन ऑसबॉर्न की एक चाहत भी है कि उसकी एक सुपर हीरो टीम हो जो उसकी कमांड पे उसके लिए सारे काम करे। कॉमिक्स में ये चीज काफी फेमस है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न फ्यूरी की जगह लेना चाहता है। यहाँ शील्ड को टेक ओवर करने वाला शॉट नहीं है, बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न खुद की एक अवेंजर जैसी टीम बनाना चाहता है।
हालांकि एक अवेंजर जैसी टीम इस यूनिवर्स में मौजूद तो है, लेकिन नॉर्मन इन अवेंजर्स से भी कुछ अलग करना चाहता है और इसलिए हम अगले शॉट में स्पाइडरमैन को एक नए सूट के साथ देखते हैं। ये ऑप्सकॉर्प का बनाया हुआ सूट है उनके सुपर हीरोज के लिए, जिनमें अब पीटर पार्कर भी शामिल हो चुका है। और अगर आप स्पाइडरमैन के बारे में अथाह नॉलेज रखते हो तो आपको ये सूट वैसा ही दिख रहा होगा जैसा पीटर पार्कर को फ्यूचर फाउंडेशन से मिला था। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मन ऑसबॉर्न ने बनाया है। वहीं इस खिड़की पर चिपक कर सूट को निहारने वाला सीन, ये बिल्कुल टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन वेनम सूट का रेफरेंस है, जहाँ अपना ये वाला पीटर भी उस पावर को महसूस कर रहा है जो टोबी ने महसूस की थी। और वहीं मुझे एक शक भी है सूट को लेकर कि क्या इस सूट में एंटी वेनम के भी अंश हैं, जो वेनम के खिलाफ यूज करने के लिए नॉर्मन ऑसबॉर्न ने पीटर को दिया है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि वेनम खुला घूम रहा है और वेनम सिम्बियोट काफी लंबे समय तक ऑप्सकॉर्प की लैब में भी रहा है। तो समहाउ वेनम सिम्बियोट अपनी लैब से बाहर निकल गया हो और नॉर्मन ऑसबॉर्न की नजर पीटर पे गई हो, जो उसके लिए वेनम सिम्बियोट वापस लाए। वहीं इसके अलग स्पाइडरमैन के सूट को लेकर ये भी हो सकता है कि जैसे कॉमिक्स में ये सूट फैंटास्टिक फोर ने बनाया था पीटर के लिए अपनी फ्यूचर फाउंडेशन से, तो क्या पता इस यूनिवर्स में भी फैंटास्टिक फोर हो और पीटर ने नॉर्मन ऑसबॉर्न के सारे ऑफर्स को ठुकराकर फैंटास्टिक फोर को ज्वाइन कर लिया हो। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी एमसीयू की तरफ से एनिमेशन देखे हैं उसमें किसी में भी फैंटास्टिक फोर को नहीं दिखाया गया है। बस व्हाट इफ के फाइनल सीजन 3 में हमें ये बताया गया कि वातू द वॉचर ने फैंटास्टिक फोर से कई बार बात की है। तो ये एक अच्छा मौका है जहाँ फैंटास्टिक फोर को इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। इसके अलग जो इस सीरीज का पोस्टर है वो स्पाइडरमैन की फेमस कॉमिक्स अमेजिंग फैंटेसी का रेफरेंस है। कॉमिक के पोस्टर में वो नॉर्मन ऑसबॉर्न को बचा रहा है जिसने हरे कलर के कपड़े पहने हैं, जो एक तरह का रेफरेंस है ग्रीन गॉब्लिन का। वैसे यहाँ इस एनिमेशन के पोस्टर में स्पाइडरमैन हैरी ऑसबॉर्न को बचा रहा है और उसने भी हरे कलर के कपड़े पहने हैं, जो क्लियर कर देता है कि आगे हैरी भी ग्रीन गॉब्लिन में बदल सकता है। पीटर ने यहाँ अपने लिए जो ये कॉस्ट्यूम बनाया है ये काफी हद तक 616 के पीटर पार्कर का प्रोटोटाइप सूट लग रहा है। वो भी लगभग ऐसा ही था अगर कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए। वही हैरी ऑसबॉर्न को अच्छा खासा इस ट्रेलर में दिखा दिया है जहाँ स्पाइडरमैन हैरी को इन स्ट्रीमर से बचाता है और यहाँ ये जो स्ट्रीमर है वो फ्लैश भी हो सकता है, क्योंकि 616 में हमने फ्लैश को ऐसे ही कुछ कांड करते हुए देखा है। वहीं इसकी लाइव स्ट्रीम में अगर आप ये कमेंट पढ़ोगे कि कोई कह रहा है कि क्या ये कोई नया अवेंजर्स है, तो इसका मतलब कि इस यूनिवर्स में अवेंजर्स भी हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इन अवेंजर्स की कहानी क्या रही है। जैसे 616 में दिखाया है क्या वैसे ही दिखाया जाएगा या कुछ ऐसा कि जैसा हमने 616 की कहानी देखी है उसी के सिमिलर इस यूनिवर्स की कहानी हो, बस इसमें कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा हैं। वही अगर हैरी ऑसबॉर्न के ड्रेस कोड पे नजर डालोगे तो भाई वो अमीर तो दिख रहा है, साथ ही कलर उसका ग्रीन है तो ग्रीन गॉब्लिन का भी रेफरेंस है। वही जो इस सीरीज का ओपनिंग थीम सॉन्ग है ये सेम 1960 के स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज का है, बस यहाँ पर इसको थोड़ा रीमेक किया गया है जो सुनने में काफी अच्छा है। इसके अलग मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मार्वल की ये जो स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज है क्या इसको सोनी के एनिमेटेड मूवी से कनेक्ट किया जा सकता है। और क्या जो मुगेल ओ होरा ने मतलब स्पाइडरमैन 2099 ने एक मुद्दा उठाया था स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज की बेवकूफी का, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन 2099 को स्पाइडरमैन सोसाइटी जैसी चीज बनाने की जरूरत पड़ी। और अगर मेरी थ्योरी के हिसाब से अगर ये इस चीज को ऐसे दिखा दे कि ये जो हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन है इसकी आइडेंटिटी फाइनल में आते आते सबको पता चल जाए और डॉक्टर स्ट्रेंज जो इस सीरीज में भी है उनसे वो ही मैजिक स्पिल कराए सबको भुलाने वाला, और तब इसकी वजह से जो स्पाइडरमैन 2099 ने बात की थी स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज की बचकानी हरकतों के बारे में, तो वो यहाँ इस सीरीज में दिखा दिया जाए। अब इससे होगा ये कि ये स्पाइडरमैन सोनी के स्पाइडरवर्स से इजीली कनेक्ट हो पाएगा और आगे फ्यूचर में इन स्पाइडरवर्स की एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलेगी। और ये सारी चीजें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारा नया स्पाइडरमैन है इसके ओरिजिन को लेकर एकदम नई चीजें सामने आई हैं। तो जो हम यहाँ पर वेनम और डॉक्टर स्ट्रेंज को देख रहे हैं तो दरअसल यहाँ पर ये हो रहा है कि वेनम पोर्टल से यहाँ आया है जिसको डॉक्टर स्ट्रेंज रोकने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक पीटर को उसकी पावर नहीं मिली है, और इसी पोर्टल से वो मकड़ी भी आई जिसने पीटर को काटा और पीटर स्पाइडरमैन बना। और हाँ, यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज इंटरडायमेंशनल चीजों से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं जो अभी उनके सामने है वेनम, वरना डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे ही स्ट्रीट फाइट में बिजी नहीं होते। इन सब के अलग पीटर को स्पाइडरमैन का सूट स्केच करता हुआ भी देख सकते हैं, या उसके बैक साइड के सिंबल के लिए स्पाइडरमैन के अलग अलग आइडियाज हैं, वही मास्क के लिए भी उसके पास कई सारी चीजें हैं। वही ट्रेलर में आंट मे की आवाज भी सुनाई गई है जो पीटर को जगा रही है क्योंकि वो स्कूल के लिए देर ना कर दे, और यहीं से इस पीटर की कहानी शुरू होती है उसके हाई स्कूल के पहले दिन से। और अगर हम इस चीज को एमसीयू से कनेक्ट करें तो ये इवेंट हो सकता है सिविल वॉर से पहले,
और जो पीटर को स्पाइडरमैन की पावर मिली है वो उसके हाई स्कूल के शुरुआती समय में ही मिल जाएगी। और इससे पहले जो D23 हुआ था वहाँ पर स्पाइडरमैन के ओरिजिन को दिखा दिया है, जहाँ हम साफ देख सकते हैं कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन कैसे बना और स्पाइडर बाइट वाला इवेंट पीटर के साथ कैसे हुआ। इसके अलग मार्वल कॉमिक्स से भी इसका एक प्रिलूड सामने आया है, जहाँ पीटर की ओरिजिन स्टोरी के साथ कई और इवेंट्स भी हैं। लेकिन इन सब में एक चीज नई है, वो है ये निको, जो पहले भी मार्वल की रनअवेज में दिखाई जा चुकी है और वो यहाँ पीटर के साथ उसके ओरिजिन और उसके क्लास में भी है। वहीं इस यूनिवर्स में जो पीटर के आसपास की चीजें हैं, जैसे उसका स्कूल और ये न्यूयॉर्क, ये बिल्कुल एमसीयू के स्पाइडरमैन के न्यूयॉर्क जैसा ही है, लेकिन कुछ चीजें और लेयर के साथ जुड़ गई हैं जो इस कहानी को थोड़ा और अलग बना देती हैं। वहीं इस शॉट में ये जो येलो ड्रेस में लड़की है ये लिस है, जो स्पाइडरमैन होमकमिंग में पीटर की गर्लफ्रेंड थी और यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में ऐसा देखकर लग रहा है कि पीटर इसको पसंद करता है। वहीं पीटर के साथ नेट भी हुआ करता था, लेकिन अब निको है। वहीं ये भी चीज आपको परेशान कर रही होगी कि स्पाइडरमैन के राइट्स तो सोनी के पास हैं, तो मार्वल इस चीज पे कैसे काम कर रहा है। तो इसका आंसर मिलेगा हमें इसके समझौते पर, जहां सोनी ने क्लियर कहा है कि मार्वल स्पाइडरमैन पर कोई भी लंबी सीरीज नहीं बना सकता। मतलब वो 30-35 मिनट का लंबा एपिसोड नहीं रख सकता। उसको अगर स्पाइडरमैन सीरीज पे काम करना है तो उसका हर एक एपिसोड 30 मिनट से कम होना चाहिए और इसीलिए हमें इस सीरीज के जितने भी एपिसोड दिखाए जाएंगे वो 30 मिनट से कम ही होंगे। ये सीजन 1 है और इसमें 10 एपिसोड होंगे और हमें सोनी के स्पाइडरवर्स को देखकर ये भी लग रहा है कि सोनी स्पाइडरमैन के राइट्स से परेशान हो गया है। बातें कुछ ऐसे सुनाई दे रही है कि सोनी शायद अपने राइट्स मार्वल को वापस दे सकता है। फिलहाल अभी इस पर कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आया है, लेकिन जैसा ही कुछ आता है तो एक वीडियो मिल जाएगी आपको। वहीं इन सब के अलग कुछ और भी कैरेक्टर्स हमें इस ट्रेलर में देखने को मिले हैं जिस पर बात करना जरूरी है, जैसे आंट में जो पहले से ज्यादा हॉट हो चुकी है, एक आग छोड़ता हुआ ये बंदा जिसको पायरो बताया जा रहा है और इस यूनिवर्स में एक्समैन भी है तो ये होना पॉसिबल है। वहीं एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जिसे स्पाइडरमैन अपने वेब से रोकता हुआ नजर आता है। जी हाँ, यह है स्पीड डीमन। अब स्पीड डीमन जिसे आप इजिली फ्लैश जैसा समझ सकते हैं, या जिन लोगों ने अवेंजर असेंबल देखा होगा तो उसमें एक स्क्वाड्रन सुप्रीम नाम की एक टीम थी जो पूरी एक तरह से मार्वल की इविल जस्टिस लीग टीम थी। ये उन्हीं की टीम का एक बंदा है। कॉमिक्स में ये कई जगह सिनिस्टर 6 के साथ भी काम कर चुका है, लेकिन अगर क्या हो कि अगर एक बंदा यहाँ मौजूद है तो उसकी पूरी टीम भी हो। और स्पीड डीमन को देखने के बाद थोड़ी तो उम्मीद बढ़ जाती है कि शायद हमें आगे इविल जस्टिस लीग स्क्वाड्रन सुप्रीम देखने को मिल जाए। वहीं ट्रेलर में एक जगह हमने ऑस्कॉर्प्स बिल्डिंग भी देखी जिसको नॉर्मन ऑसबॉर्न ओन करता है और वो इस यूनिवर्स में टोनी स्टार्क जैसा रोल प्ले कर रहा है। इसीलिए हम कैप्टन अमेरिका के साथ उसकी फोटो भी देख सकते हैं और सेम टोनी स्टार्क की तरह नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर के लिए मेंटोर का काम करेगा। वही कुछ स्पाइडरमैन के ऐसे फुटेज हैं जहां उसको सीसीटीवी कैमरा से देखा जा रहा है। इसी की वजह से नॉर्मन पीटर के पास पहुंचेगा, जैसे टोनी स्टार्क 616 के पीटर के पास पहुंचा था और जो टोनी ने पीटर को उसकी एक वीडियो दिखाई थी जहां वो कार को रोक रहा था, सेम चीज यहाँ इस पीटर के साथ भी हुई है। इवेंट सेम है लेकिन चीजों में थोड़ा फर्क है और यही चीज एमसीयू के 616 टाइमलाइन को इससे कनेक्ट भी कर रहा है। वही इस ट्रेलर में कुछ ऐसी बड़ी चीजें नहीं है जिस पर कुछ खास बात किया जा सके, लेकिन कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जिनको हम अगली थ्योरीज वाली वीडियो में कवर करेंगे। और जो मैंने अवेंजर द कैंग डायनेस्टी के स्क्रिप्ट को एक्सप्लेन किया है उससे भी कई सारे क्वेश्चन सामने आ रहे हैं, तो उसके साथ ही कई सारी चीजों को कवर कर लिया जाएगा। और हाँ, एक चीज और भी है कि जो आपने कैंग डायनेस्टी की स्क्रिप्ट सुनी है उसको ही बेस बना के डूम्सडे पर काम हो रहा है। इसका मतलब जो डूम्सडे के लिए बेसिक प्लॉट रहने वाला है वो ऑलरेडी हमारे सामने आ चुका है। जैसे 10 रिंग्स और मिस मार्वल के बैंगल जो बीकन कर रहे थे वो दरअसल काउंसिल ऑफ कैंग्स इमोर्टस को भेज रहे थे। और 616 टाइमलाइन को सेक्रेट टाइमलाइन इसलिए बोला गया क्योंकि उसमें 10 रिंग्स और बैंगल थे जो इमोर्टस के लिए पवित्र हैं, जिसकी मदद से वो आगे जाकर मल्टीवर्स को रीशेप करता। वहीं इस स्क्रिप्ट को जेफ लवनेस ने लिखा था, जिसको कैंसिल इसलिए भी कर दिया गया क्योंकि इसमें ज्यादा मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को यूज नहीं किया गया, कैरेक्टर्स को भी पावर अप नहीं किया गया और बहुत ही ग्राउंडेड लेवल की कहानी थी। इसीलिए जेफ लवनेस को हटाया गया, माइकल वॉल्ड्रॉन आए और अब आगे हमारे सामने डूम्सडे पर काम हो रहा है। तो अगली वीडियो कई सारी दिमाग हिला देने वाली थ्योरीज पर है। मिस नहीं करना चाहते चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मजे करो भाई लोग, जो करना है वो करो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू।